आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम है। चलिए तो जल्दी से हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4। इससे पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से हमने शुरुआत करी। ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, क्या क्या चीजें हम लोगों ने आज तक पढ़ ली है। पिछले जो भी लेक्चर आपने देखे तो उसमें हमने शुरुआत करी थी। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पहला क्या था आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक में हमने देखा सोर्सेज। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने पार्ट 1, फिर अभी जो चल रहा हमारा पार्ट 2 भी हो गया है और पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा हमने क्या देखा, पार्ट 2 में हमने क्या देखा, तो पार्ट 2 में देखा हमने सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, भारत में सिटीजनशिप के लिए कौन एक्ट बनाता है। ठीक है, और उसके बाद देखा हमने पार्ट 3, आपके पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे, अब 6 रह गए। तो जो 7वां था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कब रिमूव किया गया, उसको कब हटाया गया, ये सारी बातें आपकी पार्ट 3 में हमने पढ़ी थी। कैसे आपको राइट टू इक्वालिटी की बात की गई, कैसे बच्चे हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं, कैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, राइट टू रिलीजन, शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से संबंधित अधिकार, राइट टू रेमेडीज। उसके बाद तो ये हम लोगों ने पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करने वाले पार्ट 4, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर हमारे कहां तक है, 51 तक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर ये 51 तक है। ठीक है ना। चलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, अगर अपलोड नहीं हुआ है कहीं पे तो बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और साथ में मतलब इसके जो, अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, अगर बात करूं तो जो रेलवे जॉब एक्सप्रेस हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी लगातार ये लेक्चर आपके अपलोड हुए हैं। 3 जो लेक्चर हुए हैं वो 3 लेक्चर आपके अपलोड हुए हैं। एक नया फोल्डर हमारा है, उस फोल्डर में अगर आप जाओगे तो वहां लिखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ जितना अब तक हुआ है, तो आज वाला लेक्चर आपका सेपरेट लेक्चर है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पे। तो देखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें क्या क्या चीजें हैं, हमने इसको एडॉप्ट कहां से किया। दिस सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरलैंड, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। आप एक क्या करना चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य के गठन की बात करेंगे, तो वो व्यवस्था कहां पे दी गई हमारे, तो वो दे रखे बच्चे आपके पार्ट 4 के अंदर। एक वेलफेयर स्टेट को आप स्टैब्लिश करना चाहते हो, एक कल्याणकारी राज्य के गठन की बात करेंगे, तो ये कहां पर दी गई आपका, तो ये पार्ट आपका कहां पर दिया गया, 4 के अंदर। अब आर्टिकलों के आगे हम बात करते हैं। इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो व्यवस्था है ना, इसको जैसे कि फंडामेंटल राइट के संबंध में आप चैलेंज कर सकते हो। सर किसको चैलेंज कर सकते हो भाई? आप फंडामेंटल राइट के संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप न्यायिक सदन में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो भी आपके व्यवस्था रखी गई है, उसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो वाद योग्य नहीं होते। समझ, वो क्या नहीं होते, आपके वाद योग्य नहीं होते, उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये अंतर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और आपके फंडामेंटल राइट में। क्या अंतर है? तो जो फंडामेंटल राइट है उसके लिए आप क्या कर रहे हो भाई, आपको नहीं दिए जा रहे तो आप किसके पास जा रहे हो, आप न्यायिक शरण में जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमने वहां पर बात करी है। ठीक है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संबंध में आप क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह ये वाद योग्य नहीं होगा। सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39 को। आर्टिकल 39 क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
यानी एक समान पद पर अगर दो लोग हैं या एक समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये निर्धारित करेगा कौन? राज्य। राज्य का मतलब हमने यहां पर किसी स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे शासन प्रशासन। राज्य शब्द का गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। जो सही डेफिनेशन आपको दिखेगा, राज्य शब्द का सही डेफिनेशन अगर आपको कहीं पे दिखता है तो वो सही डेफिनेशन क्या है आपका? आर्टिकल 12 को पढ़िएगा। और जो स्टेट जो है ना, स्टेट शब्द एक होता है प्रशासनिक दृष्टि से बने हुए राज्य, जो राज्य हमारे क्या है, गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक है। तो प्रशासनिक दृष्टि से बने हुए राज्य अलग है और आपके कौन से राज्य, जो मैं यहां राज्य की बात कर रहा हूं, अलग कहानी है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा, तो ये राज्य निर्धारित करेगा। उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A कहता है प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड स्टेट विच आपका, ये राज्य को निर्धारित करना होगा। देखिए यहां पे पूछा गया, आर्टिकल 39 कहता है कि निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान राज्य निर्धारित करेगा। विधिक तौर पर, कानूनी तौर पर, जैसे राइट टू एजुकेशन हमने बात करी, भाई निशुल्क आपको क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं आपका कि कोई विधिक कार्रवाई है तो राज्य निर्धारित करेगा आपको लिए न्यायिक क्षेत्र में व्यवस्था करना, ठीक है। तो निशुल्क विधिक प्रावधान आर्टिकल 39 में दिया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की। भाई आर्टिकल 40 से क्या है? पिछले 3 दिन से 3 लेक्चर हुए हमारे। लेक्चर 1 में हमने हिस्ट्री को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को। लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा है बच्चा आपका पार्ट 1 को, जहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और लेक्चर 3, और ये तीनों के तीनों लेक्चर आपके रिकॉर्डेड मोड में थे, ये लाइव लेक्चर नहीं थे, ठीक है। जितने भी 3 लेक्चर हमने पढ़े तो उन 3 के पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप लोग पीडीएफ भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 40। पहले पढ़ लेते हैं, फिर अंत में बात कर लेंगे चीजों को लेकर। पंचायतों का गठन। भाई पंचायतों का गठन किसमें दिया गया? आर्टिकल 40 में। इसे गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है। असल में था क्या कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें एक कमेटी आती है आपकी, प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर समझो, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। मतलब वो कमेटी कर रही थी ना, प्रारूप कमेटी, जिसको हम लोग मसविदा कमेटी भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पंचायतों के गठन के संबंध में नहीं थी, मतलब। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब 70% लोग हमारे गांव में बसते हैं तो हमें पंचायतों का गठन करना चाहिए। इसलिए राज्य के पास अधिकार दिया गया, यानी शासन प्रशासन के पास अधिकार दिया गया, आप चाहो तो, इसलिए 40 में रखा गया, लेकिन नहीं किया। भाई 93 में जाके, 91 में जाके आपने पीवी नरसिम्हा राव के समय पे जब सरकार आती है तब जाके 92 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और आपने पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, यानी आपने पंचायत राज का गठन नहीं किया, ठीक है। तो ये राज्यों के पास अधिकार था। अगला जो हमारे पास आर्टिकल 42 क्या कहता है? स्टेट विल बी डिसाइड मैटरनिटी बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के आधार पर, मानवता के आधार पर राज्य निर्धारित करेगा किस चीज को? मातृत्व लाभ के बारे में। मातृत्व लाभ क्या होता है भाई? देखिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो चाहे आपका पब्लिक सेक्टर में हो, कोई भी व्यक्ति चाहे निजी सेक्टर में है चाहे पब्लिक सेक्टर में है, तो उसके लिए मातृत्व लाभ ये राज्य निर्धारित करेगा। राज्य का मतलब आर्टिकल 12 को पढ़िएगा, राज्य शब्द की सही डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कि मैं राज्य किसकी बात, मैं राज्य का मतलब उत्तराखंड नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र नहीं कह रहा हूं, बिहार नहीं कह रहा हूं, मैं राज्य का मतलब कह रहा हूं उसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो हमारा एक सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मानवता, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आर्टिकल 42 के तहत जो मातृत्व लाभ है इस पर अमेंडमेंट किया गया और पहले जो 12 हफ्ते हुआ करते थे, 12 हफ्ते का मतलब अप्रोक्स 3 महीने, भाई एक अप्रोक्स 3 ही तो होंगे, एक महीने में आपके 4 हफ्ते आते हैं तो 3 महीने हो रहे। तो ये मातृत्व लाभ अब कितना कर दिया गया? पहले जो 3 महीने हुआ करता था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रसूति लाभ भी कहते हैं। दूसरा,
क्या ये सिर्फ महिलाओं को मिलता है, यानी सिर्फ आपका फीमेल कर्मचारी को मिलेगा, यानी मेल को भी मिलता है क्या, मातृत्व लाभ मेल को भी दिया जाता है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर एक बार ढूंढिएगा और कल की क्लास में जरूर पूछिएगा, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, जरूर मैं आपके कमेंट्स पे आपको ध्यान दूंगा, ठीक? चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल 43 आता है वो कहता है काम पाने का अधिकार, मतलब आपका अपने स्किल के आधार पर, आपका अपने कौशल के आधार पर काम पाने का अधिकार आपको दिया गया, ठीक है? और यदि कहीं पर पिछले लेक्चरों में जो अपलोडेड नहीं दिख रहे हैं, कहीं पे आपको लेक्चर नहीं दिख पा रहे, तो मैं आज स्वयं ही एप्लीकेशन पे चेक करके या अगर हमारे अन्य प्लेटफॉर्म पे कहीं पे देख रहे तो चेक करके मैं खुद ही उनको व्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास करूंगा। वैसे सैटरडे को मैंने किया था, फिर भी एंड में बात करते हैं इस पर, ठीक है? चलेगा। तो देखिएगा अनुच्छेद 42 मानवता के आधार पर, चलो कौन सा ये आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है? राइट टू वर्क, आपको काम पाने का अधिकार दिया गया। स्टेट विल बी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन, जैसे कि मनरेगा, जैसे क्या दिया गया बच्चा आपका कुटीर उद्योग, जिसे काटेज हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, ठीक है ना? ओके 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 बच्चे, ओके ओके चलेगा, ठीक है? जहां तक आज हो जाएगा उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। उसको प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योग का मतलब जो काटेज उद्योग होता है, अब काटेज उद्योग आप कहेंगे सर कैसे? जैसे हम कह रहे हैं कि चिकनकारी आर्ट, जैसे हम कह रहे हैं कि गांव में क्या होता है कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जैसे टोकरियां बनाई जाती है, कहीं पे कुछ आपका फ्लावर पॉट वगैरह बनाए जाते हैं, और जैसे कालीन बनाई जाती है। चिकनकारी आर्ट के लिए हमारा लखनऊ फेमस है, ठीक है? तो बाग पेंटिंग के लिए, तो ये क्या है? एक छोटे तरह से उद्योग है, काटेज उद्योग है। तो इनको सरकार क्या करेगी? आपका सरकार का मतलब आपका राज्य, राज्य का मतलब मैं उत्तराखंड, फिर कह रहा हूं राज्य शब्द को अगर सही से समझ लें तो एक बार आर्टिकल 12 को पढ़िएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि ये स्टेट बिहार नहीं, ये स्टेट आपका उत्तराखंड नहीं, ये स्टेट कौन सा है? शासन प्रशासन है, जिसमें भारत की पार्लियामेंट भी है, मतलब संसद, संसद से जुड़े हुए आपके सभी अंग, और उसके अंदर आने वाली जो आपकी क्या है संस्थाएं हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसी तरह से राज्यों के अंदर भी आपके, ठीक है? चलिए, तो इसमें मनरेगा भी जोड़ा गया, आपका रोजगार गारंटी योजना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? ये जो अभी वर्तमान देखिएगा, सब देखिए लीगल सिस्टम फॉर द ऑल सिटीजन, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था, ऐसा ना हो कि धर्म के आधार पर आपने क्या कर दिया? भेदभाव कर दिया। यानी हम ये नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म का है, ये किसका है, सबके लिए एक कानून व्यवस्था। क्या आप मानते हैं आज के समय पे भारत में सभी जाति धर्म के लिए एक समान कानून है? मानते हैं आप लोग? सभी धर्मों के लिए अगर मानते हैं तो ठीक है भाई, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सबके लिए, तब मैं बताऊंगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कैसे समझ में आएगा। सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना आपको। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि भारत के सिर्फ कहां पे? गोवा राज्य में लागू है, और बहुत जल्दी कहां पे लागू हो जाएगा? उत्तराखंड में भी इसको लागू कर दिया जाएगा। और नहीं है बच्चा, ठीक है? भारत में एक समान कानून व्यवस्था लागू नहीं है। इसके एवज में अगर मैं बात करूं, हर किसी का अलग अलग लॉ है, और कुछ नियम तो ऐसे भी चल रहे हैं आपका कि संस्थाएं अलग अलग तरह की बनी पड़ी है। समझो, वो संस्थाएं क्या है कि भारत के अंदर अब आप और हमको क्या करना पड़ता है कि कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए एक लीगल व्यवस्था है। समझो, उसके लिए क्या है? एक लीगल व्यवस्था है कि हम भाई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है पहले उससे संपर्क साधते हैं, फिर एक प्रशासनिक दृष्टि से डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें दोनों तरह के विटनेस होते हैं, बेचने वाले के भी खरीदने वाले के भी, तब जाके 35 जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है, पूरी पेमेंट हो जाती है, तब कहाँ पे आपका भाई जो भी आपका राजस्व अधिकारी होते हैं उसके समक्ष बायोमेट्रिक सिग्नेचर होते हैं, तब जाके हम प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए तो भाई कई लोग तो क्या कर लेते हैं, बस रात को काला तिरपाल लगाया, वहां पे क्या करा आपका नींबू संतरे रखे, और सुबह तक पीछे पीछे दीवार डाल दी, और अगले कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वहां पे पूरी बिल्डिंग, पक्की बिल्डिंग बन गई। लो भाई, हमारे विद्यार्थियों ने 10 साल मेहनत करी, तब जाके 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करे, तब एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा, और अगले जनाब ने सिर्फ ये कहा कि बस ये तो बोर्ड की जमीन है जी, हमारा ये है बस। अब उस पर ज्यादा टिप्पणी करूंगा ना तो फिर
बहुत ऊपर चली जाएगी बात। इसलिए मैं थोड़ा लिमिटेड ही कह सकता हूँ, बाकी हमारा शासन प्रशासन बैठा उस चीज को देखने के लिए और सुधार कर रहा है। चलो ये कहानी तो ये थी, ठीक है। एक मेहनत कर रहा है और एक क्या कर रहा है कि ये इस बोर्ड की जमीन है। और एक बात बताएगा, किसी देश के अंदर एक बोर्ड ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि डिफेंस और आपका रेलवे के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं, उस बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज देखिएगा, लॉ की अगर बात करें में तो नियमों में भी तो अंतर है। भाई मैंने ड्रेस कोड की बात करी, उस ड्रेस कोड में भी समस्या हो गई। हम ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा धर्म इसको मान्य नहीं कहता है, और पढ़ेंगे भी हम इसी में। ध्यान रखिएगा, अगर हमने आर्टिकल जहां पे हमने क्या कहा 25 से लेकर 28 को पढ़ते तो वहां लिखा गया कि जो भी वित्त पोषित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 28 जो 29 और 30 को देखेगा वहां पे लिखा सरकार के द्वारा वित्त पोषित, जहां पर सरकार क्या करती है, फंडिंग करती है, वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी हमारे स्कूल में हमें तो ना तो महाभारत पढ़ाई गई, ना हमें गीता रामायण के बारे में पढ़ाया गया, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर ड्रेस कोड लागू किया गया तो भाई लड़कों के लिए जो है लड़के वही पहन के आते थे, लड़कियों के लिए जो डिसाइड किया गया वो पहन के आते थे। और कहीं पर भी ऐसा भी नहीं कहा गया कि लड़कियां भाई शर्ट और पैंट नहीं पहनेंगे, ऐसा भी नहीं कहा गया। मतलब ड्रेस कोड में समानता रखी गई, समझ गए। लड़कों के लिए जो रखा गया, लड़कियों के लिए जो रखा गया, वो समानता रखी गई थी ड्रेस कोड में भी। लेकिन अब एक समुदाय कहता है कि नहीं जी, हमारा जो सांस्कृतिक धार्मिक जो पहनाव है हम उसी के तहत क्या करेंगे, कॉलेज में एडमिशन, और एडमिशन भी लेना है, पढ़ना भी है हमें। और वहां क्या हो जाता है, इस पर अभी नीचे की देखा था मैंने, दक्षिण भारत में इस पर बड़ा बवाल भी हुआ था। तो ये भारत में एक जगह लागू, भाई देखो हमें फर्क नहीं पड़ता है आप किस धर्म से किस जाति से हो, इसको धार्मिक मामला मत बनाएगा, इसको सुधार। अगर हम इसको धार्मिक मामला बनाते तो शायद सती प्रथा समाप्त नहीं होती। अगर हम इसको धार्मिक मामला बनाते तो शायद भारत में बाल विवाह समाप्त नहीं होता। अगर हम इसको धार्मिक मामला बनाते तो भारत में आज भी महिलाओं को जो अधिकार दिया जाता है वो नहीं मिलता। प्रभु आप बताइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, और मेरी बातों को क्योंकि ये पब्लिक ये वीडियो बहुत जगह जाएगी तो उनको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा मैं अपनी आसान भाषा में कि हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे क्या होता है, बालिकाओं के लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। अब कैसी समस्या हो जाती है, बहुत जगहों पे, और स्वीकार भी किया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि देखो एक शांति प्रिय समुदाय है वो उसको फटाक से स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं रूढ़िवादी, उनको समझने में समय लगता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिएगा कि एक गौना करके होता था। भाई गौना क्या होता है, गौना का मतलब जब ये बालिका वधू करके एक सीरियल है ना, उसमें बहुत अच्छे से समझा भी रखा है कि छोटी उम्र में ही हम जानने वाले अपनी जाति जो भी होता है उसमें क्या कर लेते थे कि बचपन में ही टीका पिठाई वगैरह कर ली। अब बड़े हो गए, बड़े होके उन बच्चों की शादी कर लेते थे। यार उस बच्चे को 5 साल 6 साल में आपने गौना कर दिया, अरे जनाब उस जब बड़ा होगा सोचेगा कि लड़की बन गई तुम्हारी, आपकी क्या ऑफिसर बन गई, और लड़का हो सकता है कि शायद उससे उस पद पे ना हो। भाई उस समय पे उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब हमने जाति के आधार पर, अपने संस्कृति के आधार पर ये सब कुछ कर दिया, हो गई नहीं समस्या। भाई लड़का बोलता है कि मैं तो बन गया भाई आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने तो यूपीएससी का एग्जाम निकाल दिया, और लड़की अभी गांव में कुछ काम ही कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, तो मैं तो नहीं करूंगा रिश्ता फिर तो यहां कहीं ना कहीं क्या हो गया, मतभेद शुरू हो गया, मतभेद शुरू हो गया। लो भाई समझ में आया कि ये गलत है, हमने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। समझो, जब सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए था, नहीं था, तब आप तक समझ ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता हमने समाप्त कर दी। चलिए ठीक है, ये तो था ये। दूसरा, आप जैसे शादी से पहले तो यार हमारी बच्चियां बालिकाएं जो होती है वो भाई कंफर्ट के हिसाब से अपने मम्मी पापा के घर में जो मर्जी आई अपना भाई सलवार सूट पहनना है, टी शर्ट पैंट पहनना है, अपने भाई के ही कपड़े पहन के निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही शादी हुई भाई पल्लू डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा समाज कहता है कि बालिका को शादी के बाद अब वो बालिका नहीं, अब एक शादी हो गई तो उसको पल्लू पहनना। अरे भाई 2-4 जगह गिर जाएगी वो लड़की, जो सीढ़ियों उसे चलना नहीं आता है, भाई तुम उसको जबरदस्ती गिरा दोगे, नहीं जी ससुराल में ये पहन के जाएगी। अब मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके नेगेटिव प्रभाव क्या है।
तो आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। हाँ, वो अपने से स्वीकार कर रही कि मैं संभव तो कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप, वो कंफर्ट है, कोई बात नहीं, आप फॉलो करिएगा जहां पे आवश्यकता पड़ती है, आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो उसके लिए स्वयं ही क्या नहीं है भाई, कंफर्ट नहीं है, आपने जबरदस्ती उसके अधिकार छीन लिए, उसके जबरदस्ती ये सारा चीज फॉलो करने की बात की जा रही है। और ऐसा नहीं करते, हमारी बालिकाएं फिर भी स्वीकार करती है जितना उनसे हो पाता है। अब डेली तो नहीं कर पाएंगे ना कि भाई डेली का वो पल्लू उड़ के मार्केट की तरफ निकल जाएंगे, ये संभव नहीं था, तो नहीं किया ना भाई, उसको हमारे समाज ने स्वीकार किया। अब जो रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने आज भी स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो हमने ये बाल विवाह या ये जो प्रथाएं थी, इनको लगभग इनको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, सीधा सीधा इन पे कानून है। अब आ जाते हैं हम लोग, एक नाम आता है ट्रिपल तलाक का। अब देखो सीधा सीधा एक जाति समुदाय विशेष ने, धर्म विशेष ने, और भारत के अंदर ये 4.5 साल में, जो 5.5 साल तक तो कहीं नहीं आते हैं, 4.5वां साल जो होता है उस साल ये बाहर निकल जाते हैं तथाकथित जो लोग होते हैं, और ये बाहर निकल के कहते हैं कि नहीं जी, ये धर्म विशेष पे ही क्या किया जा रहा है, आपका सीधा सीधा लाया जा रहा है, ये धर्म विशेष के लिए नहीं है भाई। देखिएगा ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक में पता ही नहीं क्या हुआ, बस हमने फोन किया, बोल दिया, खत्म रिश्ता। अरे जनाब, रिश्ता खत्म हो गया, परिवार कैसे पालेंगे भाई, 4-4 6-6 बच्चे हैं और उनको पालना, एक बार लड़की जिसको कुछ नहीं पता, अगर पता होगा भी भाई अकेले समाज में कैसे जिएगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता, और आपने निर्धारित ही नहीं किया कि कल के दिन अगर वो भाई अकेले रहेगी तो कैसे खाएगी पिएगी, उसके लिए कुछ तो व्यवस्था होगी। जैसे हिंदू लॉ में क्या है आपका, या अन्य जो लॉ, जैसे लॉ में है तलाक की अगर व्यवस्था है तो उससे पहले कुछ हिस्सा देना पड़ता है लड़की के लिए, तब जाके होता है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है जी, तो इनको तो समस्या होगी ना, क्योंकि इनको फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी एक समुदाय को, क्योंकि और कई उनके ठेकेदार भी होते हैं जो, जिनका वोट बैंक है, वो उनको सही कहते हैं, जो कि गलत है, और स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भारत में कहां पर, आपका गोवा के अंदर है, ये सिर्फ गोवा के अंदर लागू है, बाकी कहीं पे लागू नहीं। और ये अगर आता है तो किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी जाति धर्म के लिए, भारत, ये भारतीयों के लिए है। इसे धर्म क्यों जोड़ते, ये तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो मैं खुद कहता हूं कि अगर हमारे इधर पे मैडम मध्य प्रदेश से रहने वाली है, अब मैं जहां से आता हूँ पहाड़ी एरिया है, और वहां पर भी मतलब एक जमाने में, एक जमाने के यानी कि मतलब जो 95-96 में ऐसा ही था कि भाई हमको शादी के बाद, जैसे हमारी सिस्टर है कि नहीं जो उनको तो ससुराल में भाई धोती कुर्ता ही पहनना है, या इस तरह का होता था ना, सूट से आपको सीधा उस पर चले जाना है, फिर जब भी अपने बड़े आएंगे तो सर ढक के, पल्लू वल्लू रख के। अब पहाड़ी वाला एरिया, आप रास्ते में नीचे नहीं उतर पाते हो, तो लोगों को लगा कि यार ये जब कैजुअलिटी हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो लोगों ने उसे स्वीकार किया कि ये गलत है, और समय समय के साथ उसको त्याग दिया। हम कह रहे हैं हम संस्कृति को भूल गया, हम संस्कृति को नहीं भूले, वहां पे जो कमियां थी उसको कम दूर करने की संभवतः कोशिश की गई। बाकी जब शादी विवाह होता है, जब जरूरत होती है, तो बिल्कुल हमारी बालिकाएं, हमारी माता बहनें, हमारे जो वहां के लोग होते हैं, वो अपने पहनाव में होते हैं उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तो चल जाएगा। अब दूल्हे को तुम डेली दूल्हा बना के घुमाओ तो वो तो भाई आधे उसी दिन पगला जाता है, तो फिर और दिन तक चलेगा तो समस्या कहाँ तक पहुंच जाएगी। पूछेगा ना, एक दिन दूल्हा बनने में उसकी हालत खराब हो जाती है। अब सोच ले, दूसरे को तुम कह रहे कि उसको हमेशा दुल्हन बना के रखो, चलेगा। नेक्स्ट सवाल क्या, अगला देखेगा, एक समान कानून व्यवस्था, ठीक है, सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था। यूसीसी का मतलब है नागरिक संहिता। वर्तमान में गोवा राज्य में ये लागू है, और हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने भी इस पर अधिनियम पारित किया है। अब उसको लागू करने की बात की जा रही है, उत्तराखंड में भी ये लागू हो जाएगा, ठीक है। अभी उत्तराखंड के अंदर 2-3 चीजों पे काम हो रहा है, एक आपका भू कानून पे, और दूसरा आपका किस पे हो रहा है भाई, ये व्यवस्था हो रही है। एक तो भू कानून हो गया, और दूसरा कौन सा, यूसीसी। जो उत्तराखंड वाले बच्चे वो जानते होंगे, उत्तराखंड के सभी को जानना है, उत्तराखंड क्यों, ये तो नेशनल लेवल पे सवाल पूछेगा आपका, तो आने वाला, ठीक। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 कहता है कि आप और हमारे लिए मिड डे मील की व्यवस्था, ठीक है ना, चलेगा। रोज रोज जूते चुराने के पैसे कौन देगा? नहीं बच्चों, वो तो चलो छोड़ो, वो तो अच्छा, वो तो ठीक है, वो बेहतर है।
वो तो चल जाएगा, लेकिन बाबू आपको भी रोज रोज पूरे के पूरे सूट बूट में रहना पड़ेगा। एक दिन ही में ही सर दर्द हो जाता है, समझ रहे हो। पगड़ी रखने पे एक दिन में ही जो सहरा होता है ना, उसको रखने में पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम जो होता है उस कॉस्ट्यूम में एक दिन में ही समस्या हो जाती है। तो उसी में लगता है कि हमारी आजादी छिन गई, और दूसरे को आप कह रहे हैं कि डेली डेली आप यूनिफॉर्म में रहेगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो आदित्य भाई ठीक है, आप फनी वे में कहा आपने, चलेगा। तो देखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना ये क्या थी? मिड डे मील। मिड डे मील तो आप लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि आपने शक्तिमान को देखा नहीं, आपने गंगाधर को देखा नहीं, लेकिन आपने मिड डे मील भी नहीं खाया, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए। तो मिड डे मील क्या होता है कि ये जो मध्याह्न भोजन योजना भारत में 1995 में शुरुआत होती है। अब इसके अंदर देखिएगा, आज का आंगनबाड़ी भी आता है इसमें, आज का क्या आता है, आंगनबाड़ी भी इसमें आता है। ठीक है, अब आंगनबाड़ी आता है तो ध्यान रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आते हैं उसमें। लेकिन जरूरी नहीं कि मध्याह्न भोजन इससे ऊपर भी है, क्योंकि जो हमारे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं वो पहुंच गए कहां पे? आपका राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा कि भारत में 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन को जोड़ दिया। ठीक है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की लिए व्यवस्था हमने कहां पे रखी है? 21A के अंदर रखी है। यानी लगभग लगभग आपका बच्चा 10वीं क्लास तक पहुंच जाता है इसमें, इस एज में 10वीं क्लास तक पहुंच जाता है। ठीक है, 6 से लेकर 14 में, हाँ 10वीं तक पहुंच जाता है, और 16वीं या 16.5 में वो इंटरमीडिएट कर लेता है। तो ये वाले देखिए मिड डे मील, तो यानी कि आपका ये माध्यमिक तक है, समझो आपका। चले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 कहता है कि जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, उन पदार्थों पर राज्य, राज्य का मतलब मैं यहां फिर कह रहा हूं कि कोई स्टेट नहीं है। राज्य जो आपने स्टेट बना रखा है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए बना रखा है। वो हमने इसलिए नहीं बना रखा कि आपको बंगला आती है, आपको मलयालम आती है, आपको गढ़वाली कुमाऊनी आती है, कि आपको डोगरी हिमाचली आती है। बाबू इसलिए नहीं बना रखा है। हमने जो बना रखा है, जो राज्य, वो बना रखा है एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को बेहतर करने के लिए। और हम क्या है, एक संघ के अंदर आते हैं। भारत एक संघ है, भारत के नागरिक को अधिकार है वो भारत के प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ के कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी बस सकता है, टेम्परेरी रूप से, स्थायी रूप से, अगर प्रतिबंधित नहीं किया गया हो तो। समझो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या? अब सोच लीजिएगा, वो राज्य है। अब मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूं उस राज्य के अंदर आपका भाई भारतीय संसद भी आएगा। संसद के अधीन आने वाली सभी जो आपके क्या है भाई हाउस है, और भारत सरकार के अधीन आने वाले जितनी भी आपके संस्थाएं हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वहीं मैं राज्यों के अंदर अगर आऊं तो राज्यों के अंदर जो आपकी विधान मंडल है उसके अंदर आने वाली सारी व्यवस्थाएं, सारे अधिकारी जितने भी हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनका काम है कानून बनाने का और कानून को व्यवस्थित करने का। ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य सुनिश्चित करेगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ, चाहे वो अल्कोहल क्यों ना हो, चाहे वो अन्य चीजें क्यों ना हो, अगर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो राज्य उस पर क्या करेगा? कानून बनाएगा। ठीक है, और जैसे कि अपने बिहार राज्य ने इस पर क्या किया है, अल्कोहल पर नीतीश बाबू पिछली बार भी थे ना, तो इस बार भी नीतीश बाबू ही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, शराबबंदी कर रखे हैं। ठीक है, शराब पर क्या लगा, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है, कहां पे? अपने बिहार राज्य के अंदर। तो आर्टिकल 47 के तहत ही ऐसा राज्य कर सकता है। राज्य का मतलब शासन, प्रशासन। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 कहता है पशु बलि पर क्या क्या दिया गया? प्रतिबंध का प्रावधान दिया गया। पशु बलि देखिएगा, पशु बलि पर प्रतिबंध का प्रावधान है, लेकिन आप देखते हैं कि आज भी बाबू हमारे आदित्य की नौकरी लगेगी तो सारे गांव में भंडारा कराएंगे, और हमारे जो इष्ट देव हैं उनके लिए पूजा अर्चना भी करेंगे। तो काला, सफेद, नीला, पीला जो भी होता है हमारा, एक बकरा या कुछ गांव वालों को खिला देंगे। क्यों आदित्य, ऐसा है? कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे? वैसे आपका नाम आदित्य के बाद क्या है? चलेगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? चलो ठीक है, ये नहीं होगा तो हमें भाई अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल कहा मैंने, देखो सही है। ठीक है, तो भाई मैं यहां कह रहा हूं कि राज्य निर्धारित करेगा कि पशु बलि पे, उन्होंने स्वीकार किया कि सर जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ से काफी जोश में दिख रहा है ना, चलेगा। तो
आपने स्वीकार किया कि ऐसा होता है ना, अभी भी हम देखते हैं। और यहां मैं क्या कह रहा हूं, राज्य कानून बनाकर ऐसा कर सकता है। लेकिन एक चीज और भी तो है कि भाई कोई व्यक्ति फुटपाथ पर क्या कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, फुटपाथ पे क्या कर रहा है आपका भाई बिजनेस, वो अपना चाय ठेली जो भी है बेच रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि उसका आर्टिकल 19 जी है, स्वतंत्रता है भारत में अपनी जीविका अपना परिवार जीवन यापन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जीवन यापन करने के लिए भाई वो कर सकता है, ऐसा कोई भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे आके पूरा का पूरा रोड क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। अब आप कह रहे सर, एक तरफ तो आप कह रहे कि वो भारत के अंदर व्यापार कहीं भी कर सकता है, चाहे वो फुटपाथ पे क्यों ना लगा हो, ठीक है वो कर सकता है, ठेली लगा के वहां पे वो भीड़ जमा कर सकता है। फिर एक तरफ से दूसरी तरफ से देखिएगा, वो जो सड़कें हैं वो पैदल चलने वालों के लिए है, वो पैदल मार्ग है, और उसको उसने ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की वजह से 10 लोगों का क्या हो रहा है, आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। भाई मुझे टाइमली स्कूल पहुंचना है, मेरे बच्चे को टाइमली स्कूल पहुंचना है, किसी को टाइमली ऑफिस पहुंचना है, और उस व्यक्ति ने चाय का ठेला लगाया, वहां पे 4-5 आपका हुड़दंगी बाइक भी खड़ी कर देते, करते भी ऐसे हैं कि वहां से ट्रैफिक जाम होता है। अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ 10 किलोमीटर में मुझे 10 जगह ऐसा दिख जाता है। टफरी वाला टफरी वो लगा चाय लगा लेता है, और उसके अगल बगल बहुत सारे कार वार बाइक वाइक खड़ी हो जाती है, रोड आपका लगभग ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे सर किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, उसके पीछे वजह है उसके पास स्वतंत्रता है जी भर के व्यापार करने का। आर्टिकल 19 जी को पढ़िएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 जी को पढ़िएगा, कहा गया कि वो स्वतंत्र है व्यापार करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, जीविका चलाने के लिए। लेकिन दूसरे पक्ष में देखिएगा, इसके लिए भाई आप दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है, या उत्तराखंड नगर निगम की जिम्मेदारी है, या उत्तराखंड के अंदर जो प्रशासन है, बिहार के अंदर जो भी आपने बॉडी बना रखी, जो भी संस्था बना रखी है, इन चीजों को देख रेख के लिए। अब देखिए वो उनको तब तक नहीं उठाएगा जब तक मैं शिकायत नहीं करूंगा, यानी जब तक नागरिक उसकी शिकायत नहीं करेंगे तब तक वो उसको कुछ नहीं कह रहे। भाई कर ले जब तक किसी को समस्या नहीं। तो आप कह रहे हैं ना कि सर प्रशासन कहां सोया हुआ है, बाद में क्यों आता है। भाई देखो, जो व्यापार कर रहा है उसके पास भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके तहत वो कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से 10 लोगों का आप फंडामेंटल राइट का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो, उसके जीवन जीने का जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हो। आप कहेंगे सर कैसे, भाई जब देखेगा पैदल रूट पे क्या है, ठेली लगी हुई है, बाकी गाड़ियां लगी है, तो जो बच्चे पैदल जाने हैं वो आपका भरे ट्रैफिक के बीच से जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आप उनके जीने का जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हो। ठीक है, इसलिए चैलेंज किया गया किसको, दिल्ली नगर निगम को। क्या ये सही है, एक व्यक्ति जाता है किसमें, कोर्ट के पक्ष में, कि मैं डेली लेट हो जाता हूं, तो आपने जी के तहत उसको अधिकार दिया व्यापार करने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बीच रोड पे लगा दे। भाई वो इस तरह से लगाए कि जिससे कि 10 लोगों का जीवन क्या ना हो, आपका प्रभावित ना हो। और भारत के अंदर ये चला आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जब वो 10 लोगों में से कोई एक शिकायत करता है तब जाके उसको वहां से हटाया जाता है, उसके साथ साथ 8-10 लोगों को हटा दिया जाता है 1-2 महीने के लिए, फिर वो वही करते हैं, फिर आते हैं, फिर वही काम शुरू कर लेते हैं। तो जब तक हम नहीं कहेंगे, नागरिक नहीं कहेगा, तो वही है। भाई पशु बलि पे मैं क्यों आया, क्योंकि उसको देखने वाले, उसको जानने वाले, समझने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है ना भाई, फिर तो क्यों प्रतिबंध लगाया जाएगा। जब तक चला रहा, जब तक देखो, जब तक वहां पे नागरिक या वहां पे रहने वाले लोग या कोई उसका क्या नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहे, तो शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसने कहा कि नागरिकों को कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखेगा। हाँ, जिस दिन किसी नागरिक ने कह दिया, आपके गांव से ही कोई अमेरिका से आया हो, कोई ब्रिटेन से पढ़ लिख के आया, उसने कहा कि नहीं जी ये पशु बलि तो गड़बड़ है, ये तो नहीं होना चाहिए, और वो चला गया किसमें, सरकार के पास। वो कहां चला गया, न्यायिक आपका शरण में चला गया, और न्यायिक शरण के तहत तब संस्कृति सभ्यता बचाने के नाम पे शायद हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो ये क्या है, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 48 कहेगा कि पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार का भी है, शासन प्रशासन का भी है। तो ये थोड़ा मामला क्या हो जाएगा आपका, अब जिसका पक्ष ज्यादा बेहतर होगा वो भाई जीत जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा ही मामला कहां का आया था, एक आपने नाम सुना होगा, सबरीमाला।
सबरीमाला पता है आपको कहां पे है? सबरीमाला मंदिर जो है ना, ये है हमारे कहां पे? केरला के अंदर। सबरीमाला मंदिर केरल में है, और जहां पर भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है। समझो, भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है आपकी सबरीमाला मंदिर में, जो विष्णु भगवान के मोहिनी रूप और शिव भगवान का प्रतीक माना जाता है सबरीमाला। ठीक है, अब सबरीमाला को आपने जब प्रतीक माना है किसका भाई? शिव भगवान का, और दूसरा किसका माना है? तो मोहिनी रूप का। किसके मोहिनी रूप का? विष्णु भगवान के मोहिनी रूप का प्रतीक माना है किसको? सबरीमाला मंदिर को, यानी कि वहां पे भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है। अब समस्या क्या हो गई? यहां पे महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। मतलब यहां पे 2019 से पहले महिलाएं नहीं जा सकती थी। बहुत जगह पे आपने कहा कि भाई हनुमान मंदिर है इसलिए महिलाएं नहीं जा रही है, मतलब भगवान हनुमान को जो प्रतीक माना जाता है उसके तहत तो आपने कह दिया कि महिलाएं नहीं जाएगी, या कहीं पे शनि भगवान का कुछ भी, मतलब मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन इसके संबंध में मैंने स्टडी करी है तब मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ भाई, मैं कर्म को पहले देखता हूँ, फिर धर्म तो हमारा जो है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ या अन्य जगहों पे नहीं जाता हूँ, जाते हैं, लेकिन कर्म पहले फिर धर्म तो होता ही रहेगा भाई, है ना। जब खुद सुखी रहेंगे तभी तो सब कुछ बेहतर तरीके से चलता रहेगा, चलेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? यहां पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है। देखिएगा, आप राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं जी, आपने बात करी अभी 14 से लेकर 18 तक की इक्वालिटी, सबके लिए समानता दी जाएगी। आर्टिकल 15 में आप कहते हो कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और लिखा हुआ ना जेंडर, जेंडर का मतलब जात, धर्म के आधार, सॉरी, लिंग के आधार पर, समझो, महिला और पुरुष के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? फिर आपने भेदभाव कर दिया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये मामला तो सही है, जो लड़कियों का एक पूरा डेलीगेशन जाता है उनकी तरफ से, मतलब जो भी वकील है वो मामला रखता है कि आप कह रहे हैं कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और आप भेदभाव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा, उसके बाद महिलाएं अब इस मंदिर में जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए क्या करा? आपका मतलब स्टे लगाया या नोटिस जारी करा। ठीक है, अब जाती है महिलाएं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? तो जब तक किसी को समस्या नहीं तो तब तक तो बेहतर था। फिर बाद में हमने भी स्वीकार किया कि भाई कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं, और हमने स्वीकार किया पीसफुली, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया हमने, जाना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारी पहचान भी है। आगे देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48(1) कहता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है दीपावली की, जैसे ही उनको छुट्टी मिलती है संडे का, तो वो घूमने निकल जाते हैं मसूरी की तरफ, वो घूमने निकल गए शिमला की तरफ। ठीक है, वो घूमने निकल गए आपका ऊटी की तरफ, दार्जिलिंग की तरफ। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जाइएगा, जरूर जाइएगा। जीवन में घूमना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब कहीं नहीं कि आप घूमने गए, ठीक है ना, कहां पे गए? आप कुंभलगढ़ में घूमने चले गए, आप रणथंबोर देखने चले गए, आप आगरा घूमने चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काले हिरन पे गोली मार दो। ये गलत है। मैंने कहा था ना कि आप जिम कॉर्बेट गए और आपने सोचा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक जंगली मुर्गा है, आज इसी का काम चला लेंगे, इसी से। ठीक है, आपको वहां पे कुछ और दिख गया, हिरन दिख गए, इसी से काम चला लेंगे। भाई आप गए हो तो पर्यावरण का संरक्षण करना और वहां पे रहने वाले जीवों का संरक्षण करना, याद रखेगा। ये आप और हम तो नहीं करेंगे, आप और हम उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप नुकसान पहुंचा रहे तो हमने इसके लिए क्या बना रखा है? फॉरेस्ट गार्ड को बना रखा है। मतलब जो होता है ना, जो वन विभाग होता है आपका, वो अपने जो नियम है उसके तहत क्या कर सकता है? आपको सिविल पुलिस को दे सकता है, कार्रवाई कर सकता है आपके ऊपर, और ऐसा भारत में अक्सर होता है। इसका मतलब है वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना राज्य का काम होगा। राज्य का मतलब मैंने कहा शासन प्रशासन से। आए समझ में? समझो आपका, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो संरक्षण राज्य का काम होगा। ये आ गया ना समझ में? ये वाला आर्टिकल 48 बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को, आसान वे में है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, अब हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है
कि जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट है, यहां पे देखिएगा ना, द स्टेट शैल बी इंश्योर कंजर्वेशन एंड आपका प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज। जितनी भी हमारी क्या है हेरिटेज साइट है, जितने भी आपके क्या है हमारी हेरिटेज साइट है, उनके संरक्षण का जिम्मेदारी किसकी होगी? ये राज्य की होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाई सोचो, आपने हेरिटेज साइट घोषित कर दिया किसको? शांति निकेतन। समझो, शांति निकेतन आपका क्या है? एक हेरिटेज साइट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपने धौलावीरा को कर दिया, ठीक है। आप गए कि देखिएगा भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने ये दर्रे के बारे में पढ़ा है कि ये दर्रा एक हेरिटेज के तौर पर है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको विरासत में क्या मिला? पैतृक संपत्ति के रूप में एक गांव में बड़ा सा घर मिल गया, वहां पे आपको प्रॉपर्टी मिल गई। तो भाई उस प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो? ऐसा तो नहीं कि छोड़ के आगे होंगे, आप चाहे शहर में भी आगे होंगे तो समय समय पे जाकर अपनी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, कहीं पे कोई अतिक्रमण तो नहीं हुआ। अपने पैतृक घर को आप या तो मॉडर्न बना लेते हो या फिर कोशिश करते हो कि यार वो कहीं पे पानी की वजह से या बहुत सारी उसको डैमेज ना हो, आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जो पैतृक आपको मिला हुआ है आपके दादा परदादाओं से और फिर उसके बाद आपके पिता की तरफ से जो आपको मिला हुआ है, तो उसको या तो अच्छा करना, उसको संरक्षित करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आए समझ में? हाँ, पुश्तैनी घर की, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से भाई जो भारत के अंदर है, जो भारत के अंदर चाहे वो आपका ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे कोई पुराना रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारा हिमालयन रेलवे हो, चाहे हमारा शांति निकेतन हो, या उत्तराखंड के अंदर आपका भाई लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रशासनिक अकादमी की बिल्डिंग हो, या एफआरआई की बिल्डिंग हो, या कोई आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई साइट हो, वो हमारी हेरिटेज है। भाई हम अगर कहीं जा रहे हैं, कहां पे, गुवाहाटी घूमने जा रहे हैं, तो गुवाहाटी में हमने पता कि वहां पे कामाख्या देवी मंदिर है, वहां पे आपका कुछ चीजें हैं आपकी जो भारतीय हम इतिहास में पढ़ते थे, तो वो क्या है? हेरिटेज साइट है। उसका संरक्षण रखना राज्य की क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। और राज्य का मतलब, फिर मैं स्टेट नहीं कह रहा हूं, राज्य का मतलब शासन प्रशासन से, उसमें केंद्र भी आता है तो उसमें स्टेट भी आता है, उसमें केंद्रीय कर्मचारी भी आते हैं तो राज्य कर्मचारी भी आते हैं, उसमें केंद्रीय संस्थाएं भी आती तो राज्य की संस्थाएं भी आती है। इसलिए पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो राज्य है, उस राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से बनाए गए राज्य से अलग समझा जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे समझ में? तो विरासत धरोहर को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी को भी दे, चाहे वो पुलिस के पास दे, फॉरेस्ट के पास दे, नगर निगम के पास दे, जिसको भी देता है वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, चलेगा। आर्टिकल 50 क्या कहते हैं? कार्यपालिका के कार्यों को न्यायपालिका से पृथकीकरण करना। मतलब क्या हुआ? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। भारत में व्यवस्था क्या है? एक तो होता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है आपका? विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ठीक है ना, विधायिका। और तीसरा क्या होता है आपका? न्यायपालिका। अब ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर। ये 3 व्यवस्था है भारत के अंदर, ठीक है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो भाई, तैयारी के तहत आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हो भारत के, ठीक है, राज्य सरकारों के। तो यानी कि आप किस में आओगे? एग्जीक्यूटिव पावर में आप इसके अंदर आते हो। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, जो भी संस्थाएं हैं, यानी कि उसका काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करने का। भाई इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कानून बनाने का। समझो, कानून बनाने का। एग्जाम्पल के लिए विधायिका के अंदर, ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाने का। ठीक है, देखिएगा, इसका काम है कानून बनाने का। अब कानून बनाने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लेता हूं नागरिकता। भाई जैसे सिटीजनशिप पे
कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून है, वो भारत के पार्लियामेंट में बना। पहले क्या था कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में काम कर रहा है, समझो, जो भारत में काम कर रहा है, वो लगातार 7 वर्षों में रहते हुए क्या कर सकता है, भारत में पंजीकरण के माध्यम से सिटीजनशिप ले सकता था। लेकिन अब उसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि 12 वर्ष के बाद ही कोई पंजीकरण के माध्यम से क्या लेगा, भारत में सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। अब 7 को 12 में बदल दिया आपने। अब बदल दिया तो भाई किसने बदला, कानून किसने बनाया, विधायिका ने। विधायिका के अंदर यानी कि आपका भारतीय संसद, राज्यों की विधानमंडल आएगी। विधायिका का मतलब क्या हो रहा है कि यानी कि आपके एमएलए, एमपी, एमएलसी सब इसी के अंदर आ रहे हैं। इनका काम है सिर्फ कानून बनाना, ठीक है। अब देखेगा इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब किसी व्यक्ति को इन्होंने कानून बना दिया, कानून बना के किसको भेज दिया, इसको। अब इनका काम क्या होगा, जो कानून बना है, जो कानून बना है उसको एग्जीक्यूट करना। यदि कोई विदेशी जिसको भारत में 11 साल पूरे हो गए हैं और वो 11वें साल में पंजीकरण कर रहे हैं, तो उसको कानून के तहत हक है वो पंजीकरण के माध्यम से, हाँ, जो फॉर्मेलिटी है उस फॉर्मेलिटी को दे दीजिएगा। और देने के बाद मतलब एग्जीक्यूट करना इनका काम। यानी इसमें कौन आएगा, इसमें आप लोग आएंगे। समझो, कार्यपालिका के अंदर जो भी किसी डिपार्टमेंट को या भारत सरकार की किसी निजी संस्था को अगर वो काम दिया हुआ है, तो यानी उसका काम क्या है, एग्जीक्यूट कराना। तो आप किस में आते हो, एग्जीक्यूटिव पावर में आते हो, ठीक है। इसने बनाया कानून, इसका काम करना है, इसका मतलब है एग्जीक्यूट कराना। और सोचिएगा कहीं पर समस्या हो गई, इन जनाब ने कहा, ध्यान रखिएगा, यहां भी 2 तरीके से समस्या हो जाती है। अब कोई नागरिक है, चाहे वो विदेशी है चाहे भारतीय है, यहां पर हो गया नागरिक, ठीक है ना। इसने कहा कि जो कानून के तहत था उसके तहत मैंने पंजीकरण के लिए क्या किया, आपका भाई फाइल दे दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन ये जो कार्यपालिका है ये मुझे भारत की सिटीजनशिप देने में जो जो क्राइटेरिया था मैं वो सब पूरा कर रहा हूं, तो ये नहीं दे रही है। तो ये नागरिक क्या होगा आपका, इसके पास जाएगा, न्यायिक दृष्टि में जाएगा। पहले तो कोशिश करता है कि संबंधित अधिकारी के हायर लेवल के अधिकारियों तक जहां जहां सोर्स होता है वो काम करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता है, तब क्या बच जाता है, वो न्यायिक शरण में जाता है। तो न्यायालय क्या कहता है, आएगा कार्यपालिका से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से किसी को भेज दीजिएगा। वहां पे जुडिशरी ये नहीं जाएगा लेजिस्लेचर में, वहां जाएगी आपकी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। अब देखिए ये क्या बन गया भाई, इसमें पार्टी बना दी किसको, जैसे कि किसी राज्य के नगर निगम को, किसी राज्य के राजस्व विभाग को, जो उसको अधिकार था पंजीकरण देने का, जिसको दिया हुआ था जिस डिपार्टमेंट को, तो वो बन गई पार्टी। अब इन दोनों के वहां पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पे सुनवाई होगी। पहले पूछा जाएगा कि भाई जो विक्टिम है उसका मामला क्या है, उसको देखा जाएगा। और जो संस्था है जिसने सर्टिफिकेट देना था, जो काम कर रही थी, वो वहां पे मौजूद होगी, वो भी अपनी पक्ष रखेगा। उस पक्ष में न्यायालय क्या कहते हैं कि कानून के तहत बाबू आप यहां पर ये कमी हो गई है, इस वजह से आपको नागरिकता नहीं दी जा रही है। अगर इसने गलती करी है, किसने, कार्यपालिका ने, तो कार्यपालिका को कहता है कि आप गलत कर रहे हो। अगर मामला मुझ तक आ रहा है, मुझे कहना पड़ रहा है, तो ये गलत है, आप लोगों को सिर्फ परेशान कर रहे हो और आपको अपनी जो स्वतंत्रता है उस पर काम करिएगा। आप किसी के पैरोट की तरफ पीछे मत घूमिएगा कि आज ही अरविंद केजरीवाल को बाहर करना है और इस समय पे अंदर करना है, समझो। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रतिष्ठा है, जो आप एक स्वतंत्र बॉडी है, आप उस तरह से काम करिएगा, ना कि जो ये लेजिस्लेचर चाहेगा उस तरह से आप काम मत करिएगा। आप अपनी स्वतंत्रता को, अपनी जो प्रतिष्ठा को, उसको बचाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करें, जिससे कि लोगों का आप पे क्या हो, भरोसा हो, और ये भरोसा बने रहे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे लोगों का भरोसा बने रहे। आप गलत उसका फायदा मत उठाएगा। तो जो गलत होगा ये सिर्फ रिव्यू करता है। इसका मतलब क्या है, रिव्यू करना। जो कानून बना हुआ था दोनों पक्ष को देखा, जो भी गलत है वही उसको डांट फटकार करके बोलता है कि इसको आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और आगे से उसको अपने रिकॉर्ड में रख देता है, अपने रिकॉर्ड में रख देता है उस मामले को। तो हमारे पास है ना न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, कि भारत सरकार के इस मामले को लेकर उस व्यक्ति ने कहां पे न्यायालय में चैलेंज किया, तब न्यायालय ने ये उस पर क्या करी थी, सुनवाई करी थी, या ये उस पर जजमेंट दिया था। तो अगर दूसरी बार वैसे ही केस आता है तो सीधा सीधा कहा जाता है कि केशवानंद बनाम आपका भारत सरकार, या गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार,
का ये मामला था, वहां पे ये सुनवाई की गई थी, तो वो रिव्यू हो गया आपका एक तरह से। आगे समझ में, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। ये है एग्जीक्यूटिव पावर, ये आपकी क्या होगी लेजिस्लेटिव पावर, और ये आपका जुडिशरी पावर। ठीक है ना, ये कानून बनाएगा, इसका काम है एग्जीक्यूट करने का, और इसका काम है भाई कानून व्यवस्था के तहत, मतलब जो इसने बनाया है उसके तहत इसने सही से काम किया या नहीं किया। और ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए, सॉरी ये सिटीजन के लिए कर रहे हैं, भारतीय नागरिकों के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका चलिए अब यहां से हमारे पास सवाल कैसे बनते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की परिकल्पना की गई है। इक्वल वर्क इक्वल पे, ये व्यवस्था कहां पे दी गई आपकी, इक्वल वर्क इक्वल पे। इसी तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक चीजों में। ठीक है ना, तो चलिएगा